नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। टूलकिट मामले को लेकर जहां एक और देश भर में सियासत गर्म है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। स्पेशल सेल की टीम यहां पे अपने तमाम अधिकारियों के साथ पहुंची थी और तमाम दस्तावेजों के साथ साथ जो ट्विटर से जुड़े अधिकारी हैं, यहां पे उनके साथ पूछताछ की गई। हालांकि यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि आधिकारिक तौर के ऊपर किस चीज को लेकर पूछताछ की गई है, कौन कौन अधिकारी ट्विटर के इस ऑफिस में, हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में मौजूद था, यह भी अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन स्पेशल सेल के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर न केवल पहुंचे थे, बल्कि टूल किट से जुड़े तमाम पहलुओं को यहाँ पर खंगाला भी गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद यह जरूर साफ हो पाएगा कि क्या कुछ स्पेशल सेल के अधिकारियों ने यहाँ पे तफ्तीश की। लेकिन जिस तरह से टूल किट को लेकर सियासत गर्म है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल सेल की जो कार्रवाई है यह जरूर अहम मानी जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें सोमवार शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची। टीम के अधिकारी टूलकिट मामले में ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी कर रहे हैं। ये छापेमारी दिल्ली के लाडू सराय और गुरुग्राम में स्थित दफ्तरों में हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर टूलकिट के माध्यम से मोदी सरकार की आलोचना करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस ने इन टूलकिट्स वाले डॉक्यूमेंट्स को फर्जी करार देते हुए दिल्ली और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज करवाया था। तो वहीं बाद में ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से किए गए टूलकिट को लेकर किए गए ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताते हुए इसका टैग लगा दिया था। टूलकिट मामले में दिल्ली और गुड़गांव में ट्विटर के कार्यालयों में दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद अब कांग्रेस ने चिट्ठी लिखकर 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटिव मीडिया टैग करने की मांग ट्विटर से की है। खबरें ये भी हैं कि ट्विटर ने भी कांग्रेस से वो तमाम ट्वीट्स के यूआरएल लिंक मांगे हैं जिनको लेकर कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस का इस पूरे मामले पर कहना है कि चिट्ठी में जो नाम दिए गए हैं, जो ट्वीट्स के बारे में जिक्र किया गया है, वो ट्वीट्स झूठ और एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कांग्रेस ने जिन 11 केंद्रीय मंत्रियों के नाम दिए हैं उनमें आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नाम शामिल हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर इंडिया को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में जिन बीजेपी मंत्रियों के ट्वीट के लिंक दिए गए उनमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जिन बीजेपी मंत्रियों के ट्वीट के लिंक दिए गए हैं उनमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, आईटी मंत्री, टेक्सटाइल मंत्री जिनके नाम शामिल हैं। बीते हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रवक्ता संबित पात्रा और बीएल संतोष पर कथित फर्जी टूलकिट को लेकर शिकायत के बाद कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ट्विटर को चिट्ठी लिखकर इनके ट्वीट्स हटाने और अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करने की मांग की थी। बीजेपी प्रवक्ता ने यह दावा किया था कि कांग्रेस ने ऐसी टूलकिट बनाई है जिसके जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने का काम हो रहा है। ट्वीट कर संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इसे फर्जी करार देते हुए पलटवार किया और संबित पात्रा रमन सिंह के खिलाफ फर्जी दस्तावेज शेयर करने का आरोप लगाया। झारखंड कांग्रेस की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम सोमवार को ट्विटर दफ्तर पहुंची, जिसके बाद इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा,
कि उन्होंने लिखा कि दिल्ली और गुरुग्राम ऑफिस पर छापेमारी मरवाना बीजेपी सरकार की गिरती हुई राजनीति को और नीचे गिराएगा, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि रेड रात से बीजेपी सरकार टूल किट का फर्जी सच छिपा नहीं सकती। तो टूल किट मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम के ट्विटर ऑफिस पर छापा मरवाना बीजेपी सरकार की गिरती छवि को दर्शाता है। यह एक अलोकतांत्रिक और घोर निंदनीय कृत्य है। कल से बंद हो सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। जी हां, आज 25 मई 2021 है और आज से ठीक 3 महीने पहले यानी कि 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने इन तीनों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये आदेश जारी किया था कि वो डिजिटल कंटेंट्स को रेगुलेट करें और साथ ही एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें जिसका कार्यक्षेत्र सिर्फ भारत हो। साथ ही इन नए नियमों के तहत अगर कोई उन्हें शिकायत मिलती है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो 24 घंटे के अंदर इसे स्वीकार करें और साथ ही 15 दिनों में इन पर कार्रवाई करें। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए कारण बताना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के नए नियम न मानने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं बंद। दरअसल मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया था। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ने ये नए नियम नहीं माने तो केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बंद कर सकता है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आमने सामने हैं। एलोपैथी को बेवकूफी बताने वाला बयान वापस लेते वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि वो विवाद को विराम देना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आईएमए से 25 सवाल भी पूछ डाले और साथ ही साथ एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब इस मामले को लेकर आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले का कहना है कि वो उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो बाबा रामदेव की तरफ से उठाए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर जयेश लेले ने कहा कि वो रामदेव पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर जारी विवाद के बीच इस बहस का अंत और अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जब मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो वो अस्पताल की तरफ भागता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वहां उसकी जान बचा ली जाएगी। योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान से डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव जयेश लेले ने मंगलवार को योग गुरु पर हमला बोला। डॉक्टर लेले ने कहा कि वो बाबा रामदेव के 25 सवालों का दस्तावेजों के साथ जवाब देंगे। उनकी टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि वो बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर लेले ने रामदेव पर हमला करते हुए कहा कि डॉक्टर 2 साल से लगातार काम कर रहे हो और रामदेव ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। उन्होंने पूछा कि रामदेव को यह बताना चाहिए कि उन्होंने कोरोना के कितने अस्पताल खोले हैं। डॉक्टर ने कहा कि रामदेव जो दावे कर रहे हैं वो सरासर गलत हैं। गौरतलब है कि रामदेव ने एलोपैथिक दवाओं पर अपने हालिया बयान को वापस लेने के लिए मजबूर किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से जहां भारत में लाखों लोगों की जान चली गई, वहीं बीजेपी नेता कैलाश वर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार चीन को ठहराया। कैलाश वर्गीय ने कहा कि भारत में दूसरी लहर चीन ने भेजी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चीन को चुनौती दे रहे थे और चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करना चाहता है। कैलाश वर्गीय ने आगे कहा कि भारत में ही सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर का असर देखने को मिला है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान में कोरोना की दूसरी लहर का असर नहीं देखने को मिला है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस महामारी से अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एक दावे को
सबको चौंका दिया। विजयवर्गीय ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को चीन की तरफ से भारत पर वायरल वॉर बताया। उन्होंने दावा किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को खराब करने की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सिर्फ भारत में ही आई है, जबकि भारत पर इसका असर ज्यादा पड़ा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान में यह असर नहीं देखने को मिला। कोरोना संकट के बीच दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें ये दवा गंभीर कोरोना मरीजों को दी जाएगी और इस एंटीबॉडी कॉकटेल की एक डोज की कीमत 59,750 रुपये रखी गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि ये दवा गंभीर कोरोना मरीजों के लिए सहायक मानी जा रही है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से कोविशील्ड, कोवैक्सीन समेत वैक्सीनेशन अभियान के साथ कोरोना से लोगों को बचाया जा रहा है, तो वहीं अब एक दवा और आ चुकी है जिसका कोरोना मरीजों को इसका इलाज मिलेगा। हालांकि बताया यही जा रहा है कि ये दवा सिर्फ अभी गंभीर मरीजों को दी जाएगी, लेकिन ये दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर रही है, जिसका फायदा मरीजों को हो रहा है। दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को भारत में रोश की एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसकी कीमत 59,750 रुपए प्रति डोज है। यह कोविड मरीजों को गंभीर हालात होने पर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक एंटीबॉडी कॉकटेल का पहला बैच अब भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरा बैच जून के बीच में आ जाएगा। सिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा कि कुल मिलाकर वो संभावित रूप से 2 लाख रोगियों को लाभान्वित कर सकते हैं, क्योंकि भारत में उपलब्ध 1 लाख पैक प्रत्येक 2 रोगियों को दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सिप्ला देश भर में अपनी मजबूत वितरण क्षमता का लाभ उठाकर इसका वितरण करेगी। एंटीबॉडी कॉकटेल बड़े और बच्चों में हल्के से मध्यम कोविड के लक्षण होने पर दी जा सकती है। रोश फार्मा इंडिया के प्रबंध निदेशक वोहरा ने बताया कि एंटीबॉडी उच्च जोखिम वाले रोगियों की स्थिति खराब होने से पहले अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को 70% तक कम करने में सहायक होगी। हिमाचल से एक अच्छी खबर। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी फार्मा हब बीबीएन यानी कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में अब स्पुतनिक वी का उत्पादन होगा। बताया जा रहा है कि जून में इसका उत्पादन शुरू होगा। दरअसल पनेशिया बायोटेक के एमडी डॉक्टर राजेश जैन ने इस बात की जानकारी दी है और बताया कि जून में ये वैक्सीन बनना बद्दी में शुरू हो जाएगी। इसके इधर आपको ये भी बता दें कि रूस से ही इसकी देखरेख की जाएगी और इसकी आपूर्ति भी रूस से ही की जाएगी। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर में स्पुतनिक वी बनेगी और ये वैक्सीन जून में बनना शुरू होगी। दरअसल पनेशिया बायोटेक के एमडी डॉक्टर राजेश जैन ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण में 97.6% तक कारगर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का अब हिमाचल प्रदेश के बद्दी में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। पनेशिया बायोटेक कंपनी को पहली बार इतनी बड़ी असाइनमेंट मिली है। गौर हो कि बीबीएन एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जहां से देश सहित विश्व के कोने कोने में दवाओं की आपूर्ति की जाती है। मुहिम में जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। कल जनता टीवी की टीम ने 18+ आयु वर्ग के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया था और वहां पाया था कि पिछले 4 दिन से 18+ आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। जनता टीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया और आज सुबह ही वैक्सीन यहां आई है और 200 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और दिन भर यहां वैक्सीन लगवाने वालों का तांता लगा रहा। तो मुहिम में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल कल जनता टीवी की टीम मुहिम के वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करने पहुंची थी, तो यह पाया कि पिछले 4 दिन से 18+ आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम ठप था। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसका असर यह हुआ कि आज सुबह स्लॉट खुल गया और जिन लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया था उनमें से 200 लोगों के लिए वैक्सीन भेजी गई। आज सुबह से ही भिवानी रोड स्थित सरकारी स्कूल में बनाए गए 18+ एज ग्रुप के वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। फरीदाबाद के लगभग 60 गांवों में आइसोलेशन सेंटर जो है तैयार किए गए हैं प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से।
ताकि जो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर, उन पर ब्रेक लगाया जा सके। लगातार प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार इन आइसोलेशन सेंटरों का दौरा भी कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी मरीज यहाँ पर जिसमें सिम्टम पाए जाते हैं उसको पहले आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है और उसके बाद जो जिले के बड़े अस्पताल हैं वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लगातार जो है प्रशासन इस बात को लेकर मशक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोरोना वायरस ग्रामीण क्षेत्र में ना फैले। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से अब हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। गांव में संक्रमण न फैले, इसको लेकर सरकार अलर्ट है। आपको बता दें कि प्रतला में प्रशासन की तरफ से 60 गांवों में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, तो वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारी लगातार गांवों में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में अधिकारी लगातार काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इस महामारी से निपटने में गांव वालों की मदद कर रहे हैं। ब्लैक फंगस का एक और मामला आया सामने। 58 वर्षीय व्यक्ति जो कि करनाल के इंद्री का रहने वाला है, वो एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था और पहले कोरोना से संक्रमित हुआ और उसके बाद उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई देने लगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस मामले की पुष्टि की है। अब जिले के अंदर 2 ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सभी निजी अस्पतालों को एडवाइजरी भी जारी की है कि अगर इस प्रकार का कोई भी मामला सामने आता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 400 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरे अलर्ट पर है। तो यमुनानगर में ब्लैक फंगस का एक और मामला सामने आया। 58 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले। व्यक्ति करनाल की इंद्री का रहने वाला है और 19 मई को जिले के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ। अब जिले में ब्लैक फंगस के 2 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर जिले के सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर कोई भी ब्लैक फंगस का केस सामने आता है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। स्वास्थ्य विभाग की ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट है। भारत में कोरोना की रफ्तार में लगातार कमी देखने को मिल रही है और संक्रमण की दर भी लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। देश में करीब 40 दिनों बाद 2 लाख से कम मामले एक दिन में निकलकर सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,96,427 मामले निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही 3511 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो गई है। देश में बीते कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है और जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर ठीक होने वालों की बात करें यानी रिकवरी रेट देश में करीब 89% के आसपास देखने को मिल रही है, तो वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14% के आसपास बनी हुई है। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार का कहर अब थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। बीते कई दिनों से भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ गिर रहा है। देश में करीब 40 दिन बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से कम नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे पहले 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 17 से 18 दिन से कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। देश में बीते 24 घंटे में 2 लाख से कम नए केस सामने आए। देश में कोरोना की मार ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया। कहीं लोगों की नौकरियां चली गई तो कहीं लोगों के रोजगार बंद हो गए और ऐसे में आम और गरीब आदमी कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार में कहीं ना कहीं पिसता नजर आ रहा है। वहीं रेहड़ी पटरी वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में अपने घर परिवार को चलाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब देखना होगा ऐसे में इस कोरोना महामारी से देश को कब तक निजात मिल पाएगी। तो पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना ने लोगों के जीवन को तहस नहस कर दिया है। 2020 से शुरू हुई इस महामारी ने देश में आर्थिक संकट भी पैदा किया, जहां लोगों की
नौकरियां तक चली गई तो कहीं लोगों के रोजगार छिन गए। आम लोगों को अपने घर का खर्च चलाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। साइबर सिटी गुरुग्राम में रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन में परिवार का लालन पालन करने में मुश्किलें हो रही हैं। लॉकडाउन के चलते रेहड़ी पटरी नहीं लगने से उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ये लोग बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में एक तरफ जहां लोग इसे कुछ फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समाज सेवा के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। ऐसे ही एक महिला है निशा सैनी, जो कि आशा वर्कर है, जिन्होंने बीमारी होने के चलते जो है आशा वर्कर का काम छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से संकट काल देखा तो उसमें सेवा करने के लिए वो आगे आई हैं और लगातार अब जो है वो पूरी टीम के साथ लोगों की और ग्रामीणों की जो है टेस्टिंग का कार्य कर रही हैं। तो साफ है कि कुछ लोग जहां इसे अपना अवसर मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको सेवा का काम भी मान रहे हैं। तो कोरोना काल में एक और जहां कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसमें अवसर तलाश रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धा हैं रादौर के गांव उन्हेड़ी के रहने वाली आशा वर्कर निशा सैनी, जो कि बीमार रहने के चलते आशा वर्कर का कार्य छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन कोरोना संकट में अपनी परवाह किए बगैर निशा ने लोगों की जान की परवाह की। गांव उन्हेड़ी की आशा वर्कर निशा सैनी अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रही हैं। भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके तो हालात ना पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी है दांव पर, क्या लाई सौगात ये कोरोना, ना पूछो तो अच्छा है। महामारी हमेशा उस वर्ग पर आफत बनकर टूटती है जो हर दिन कुआं खोदता है और पानी पीता है। इस बार भी कोरोना के कारण लॉकडाउन के चलते इन रोजाना पटरी पर सामान बेचने वालों दुकानदारों के चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती है, क्योंकि कर्जा लेकर सामान बेचने निकले या पटरी पर सामान बेचने वाले दुकानदार जो सुबह बड़े दुकानदार से सामान लाते हैं और शाम को उस खरीदे सामान के साथ ब्याज सहित पैसा लौटाकर अगले दिन के लिए सामान फिर खरीदते हैं। अब इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इस ऑड इवन के फेर में उनकी दुकानदारी किस तरह से चलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। तो लॉकडाउन के चलते छोटे और मंझोले उद्योगों पर मार पड़ रही है। कंपनियां इसके दुष्प्रभाव से उबर पाने में असमर्थ दिखाई दे रही हैं। महामारी हमेशा उस वर्ग पर आफत बनकर उभरती है जो हर दिन कुआं खोदता है और पानी पीता है। मसलन मजदूर वर्ग, रेहड़ी और पटरी दुकानदार। लॉकडाउन के चलते पटरी दुकानदारों, रिक्शा तांगा चालकों के सामने अब रोजी रोटी का संकट है। इसका बुरा असर उन लोगों पर पड़ा है जो पटरी पर छोटा मोटा सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सागर धनकर हत्या मामले में सुशील कुमार सहित 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था 302 के तहत जो है, उसमें कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ दिन बाद ही उनकी रिमांड खत्म होने जा रही है और उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दूं, सुशील कुमार को जो नॉर्दर्न रेलवे ने एक नौकरी दी थी, जिससे बाकायदा वो सरकारी जॉब के तहत वो नौकरी कर रहे थे रेलवे में, लेकिन अब दीपक कुमार की तरफ से जो CPRO हैं रेलवे विभाग के, उनकी तरफ से जानकारी मिली है कि अब उनको रेलवे विभाग से निकाल दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुशील पहलवान को कितने अहम सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किए हैं और कितने दिनों की उन्हें सजा हो सकती है, अभी देखने का विषय होगा। तो उत्तर रेलवे सुशील कुमार को नौकरी से हटा चुकी है। सुशील को रविवार को हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को रेलवे के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। उत्तर रेलवे के वरिष्ठ कमर्शियल मैनेजर के पद पर कार्यरत सुशील कुमार को दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों के विकास के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त किया था। उत्तर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि रेलवे बोर्ड को रविवार को दिल्ली सरकार से एक रिपोर्ट मिली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उसे नौकरी से हटा दिया गया। तो जनता सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।